मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। सियासी मैदान में एक नई पार्टी आरजेएसपी अपने कुछ मुद्दे लेकर के उतरने की तैयारी कर रही है। 4 विधानसभाओं और 4 रियासतों के अंदर ये विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ हैं आरजेएसपी के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी। जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के वो ये 4 रियासतों के विधानसभा चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। जी देखिए, जो मुद्दे हैं बहुत सीधे सीधे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नंबर 1, शिक्षा व्यवस्था। आप जानते हैं शिक्षा का क्या हाल है, और मैं समझता हूं व्यक्ति को अगर एजुकेशन मिल जाए प्रॉपर तरीके से, बाकी सारी चीजें वो अपने आप कर लेता है, और देश के हित में ये बहुत बड़ा काम होता है। तो एजुकेशन, शिक्षा हमारा पहला मुद्दा। स्वास्थ्य समस्या, कोरोना काल में देखा क्या लोगों की हालत रही। तो ऐसी स्थिति कभी आए तो लोगों को भागना ना पड़े, डॉक्टर, अस्पताल, दवाई और बेड उनको मिल सके। इसलिए ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको हम प्रॉपर तरीके से ठीक करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है आज की तारीख में, आप जानते हैं। तो हम बेरोजगारी और साथ में लोगों की जो पेंशन व्यवस्था है वो हमारा मुद्दा है। न्याय और कानून व्यवस्था, आज की तारीख में किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी को न्याय नहीं मिलना, कोई सुनवाई ही नहीं है। तो न्याय और कानून व्यवस्था सही हो सके इसके लिए हमारा काम करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। पर्यावरण संरक्षण, अगर पर्यावरण खत्म हो गया तो इंसान की नस्ल पूरी खत्म हो जाएगी, बच ही नहीं सकता। इसलिए पर्यावरण संरक्षण ये हमारा मुद्दा है। खेती, किसान और कृषि कानून ये हमारा मुद्दा है। आज की तारीख में किसान की क्या हालत है, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बिल्कुल कान में रुई लगा के बैठी। इसलिए खेती, किसान और कृषि कानून ये हमारा मुद्दा है, ताकि लोगों, किसान को सम्मानपूर्वक जीवन मिल सके। मजदूर और श्रम कानून ये हमारा मुद्दा है। बीजेपी सरकार ने पूरे श्रम कानून खत्म कर दिए। कहा तो एक जा रहा है कि 3 साल के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कई तरह से खत्म ही कर दिए। तो मजदूर और श्रम कानून ये हमारा मुद्दा है। साथ में निजीकरण और ठेका प्रथा, यानी प्राइवेटाइजेशन जो लगातार चल रहा है, और सरकार, मोदी सरकार तो बिना तराजू के बेचे चली जा रही है सबको, ये हमारा मुद्दा है। साथ में बिजली, पानी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, ये हमारा मुद्दा है। ना लोगों को प्रॉपर तरीके से, गांव की तो और भी बुरी हालत है, बिजली नहीं मिल रही, और पानी की हालत यह है कि कई, जब गर्मी पड़ती है, आज का जो समय, इसमें लोगों को कई कई किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, और भूमिगत जल जो है उसका स्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, उसको संभालना। तो ये बिजली, पानी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, ये मुद्दा। भानु प्रताप जी, अगर मैं बात करूं कि तमाम मुद्दे तो सभी राजनीतिक पार्टियां ला रही है। अब जो एक अहम मुद्दा जो पिछले दिनों उभर करके आया था, सीएए, एनपीआर और एनआरसी, उसको लेकर के आपकी पार्टी का क्या रवैया रहेगा, क्या रुख अपनाएगी पार्टी? आपने अभी मुद्दे पूरे सुने नहीं, ये अभी इतने 9 मुद्दे हुए। साथ में मैं उनको बता देता हूं, आपको अभी अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। 10वां मुद्दा आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र और मिड डे मील। जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी स्थिति है उसको ठीक करना, इनकी मांगे मानना, इनका जीवन स्तर सुधारना। साथ में संविधान के अनुरूप, जो बार बार संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को जो हिस्सा है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा, तो संविधान के अनुरूप वांछित वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व मिल सके, ये काम हमारी सरकार करेगी, हमारा मुद्दा है। इसके साथ सीएए, एनपीआर और एनआरसी, इसको किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी और हमारी सरकार इसका पुरजोर विरोध करेगी। साथ में जो ईवीएम है, ईवीएम और चुनाव सुधार, ये हमारा मुद्दा रहा है लगातार। जब से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है 30 मई 2019 से, हम लगातार इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर आपने भी देखा, कवर किया। तो हम बाकायदा इसका विरोध करेंगे, और इस चुनाव में भी हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से, ताकि लोग अगर साथ में वैसे भी सड़क पे नहीं आ सके तो कम से कम हस्ताक्षर करके अपना विरोध जता सकें और बता सकें कि हम इस जो ईवीएम है, वीवीपैट है, हम इसको नहीं चाहते, इसको खत्म किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। इसलिए ये हमारा मुद्दा है। सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर आपकी पार्टी का क्या रवैया है? बहुत सीधा, हम इसका विरोध करेंगे। और देखिए, मैंने तो जब ये सीएए एनआरसी का आंदोलन चला था 1.5 साल पहले, हम लगातार उसमें केवल कहने के लिए नहीं, हम उसमें बाकायदा शरीक थे। हमने हर स्तर पर जहां जहां भी हो सकता हम आंदोलन में शामिल रहे। पूरे देश भर में लोगों के साथ में खड़े हुए, लोगों को बताया कि कानून क्या है, और इसके विषय में हमने लिखा भी है।
पूरा कानूनी जो चीजें हैं वो सारी लिख के हम इसको प्रिंट करके बाकायदा लोगों को देंगे कि सीए एनआरसी ये है, एनपीआर ये है और सरकार इस तरह से धोखा दे रही है और इसलिए ये किसी हालत में लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। बात की जाए ईवीएम की, तो ईवीएम से अभी हाल फिलहाल में ही एक राज्य के अंदर चुनाव हुआ, दूसरी पार्टी जीती। आप सभी लोग जब दूसरी पार्टी जीत जाती है तब कुछ नहीं कहते, अदरवाइज बीजेपी को दोष देते हो, तो इस विषय में देखिए ये बहुत सीधा सा है, इसको समझने की जरूरत है। बीजेपी जो ये खेल कर रही है कि राज्यों में जो है कुछ नहीं करती और सेंटर में पूरा सुपड़ा साफ हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई राज्यों में, 3 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनको एक एक भी सीट नहीं मिली। कम से कम एक एक, दो दो, चार चार, आधी सीट तो मिलनी चाहिए थी, पर उनका पूरा इशू बड़ा साफ हो गया। कैसे हो गया? अगर वो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो कैसे होता? और आज तक इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे पाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 373 लोकसभा सीटों पर कैसे उसके अपने आंकड़ों के हिसाब से जितनी वोटें पड़ी उनसे ज्यादा वोटें कैसे निकली। न 8,000 से लेकर 18,000 तक वोटें कहीं ज्यादा कहीं कम, 373 लोकसभा सीटों में। जवाब दे उसका। इलेक्शन कमीशन इस बात का भी जवाब नहीं दिया गया जब द क्विंट ने जो आरटीआई डाली कि भैया तुमने जो है ये वीवीपैट से जो गिनती करी उन्हीं का कम से कम आंकड़ा हमें दे दो, तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, राज्यों से ले लो। राज्यों से कहां लेगा जाके भाई? राज्यों में कहां है? तो इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब नहीं दिया। हकीकत क्या है? अगर राज्यों में बीजेपी हार जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर केंद्र में हारती है तो बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए जहां तक हमने देखा है, कई बार ऐसा है कि बीजेपी राज्यों में ईवीएम को छोड़ देती है, वहां इतनी कोई उसमें हेराफेरी नहीं करती, लेकिन केंद्र में हेराफेरी करती है। ताकत किसके पास ज्यादा है? केंद्र के पास। जैसे मैं आपको 2 उदाहरणों से बताऊंगा। ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान कृषि बिल जो लेके आई है सरकार, राज्यों का मसला था, वो राज्यों के विषय थे, लेकिन सरकार ने छीन लिया और कानून बना लिए। क्या अगर राज्यों में वो होती तो छीनने की हिम्मत कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। ठीक इसी तरह से जीएसटी के नाम से पूरे देश का जो वो है कर है, टैक्स है, वो इकट्ठा कर लिया और जब राज्यों को उनका हिस्सा देने की बात आई तो नहीं दिया, मना कर दिया, नहीं दे रहे। उनका नहीं दिया, 35,000 करोड़ रुपए जो है नहीं दिया, कह दे आप वहां से ले लो, बैंक से, जो रिजर्व बैंक से आपको कर्जा ले लो। क्यों ले लें भाई रिजर्व बैंक से कर्जा? तो सेंटर में पावर ज्यादा है और बीजेपी सेंटर में बने रहने के लिए कुछ भी करती है। राज्यों का इतना बड़ा मसला नहीं है। राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से एमएलए एमपी की खरीद फर्क करती है आप जानते हैं। कर्नाटक आप भूले नहीं होंगे, मध्य प्रदेश आप भूले नहीं होंगे, कैसे एमएलए को खरीद के और किस किस तरह से सारा काम हुआ है, सबके सामने है। पूरा जो है ओपन सीक्रेट है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए जो वो मेन गड़बड़ी करती है वो लोकसभा चुनाव में करती है। इसलिए हमारा मानना यह है कि लोकसभा जो ये 2019 है, इसको लोकसभा चुनाव को रद्द किया जाए, मोदी सरकार को बर्खास्त किया जाए और लोकसभा को भंग करके दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, ईवीएम और वीवीपैट को खत्म किया जाए। बात की जाए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मजहब एक बहुत बड़ी बात है। अभी वहाँ राम मंदिर का चक्कर है। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में ही एसटीएफ ने उमर गौतम को और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो धर्मांतरण करा रहे हैं। तो मजहब को लेकर के आपकी पार्टी क्या रहेगी ऐसे मुद्दों? बहुत सीधा सा है। लोगों को अगर मजहब से रोजी रोटी मिलती है तो लोग उसमें मजहब में अपने आप को उलझाए रखें। हमें कोई किसी से लेना देना नहीं, किसी भी धर्म का हो। लेकिन अगर लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, इस देश का पर्यावरण शुद्ध हो, हवा और पानी शुद्ध हो, यह अगर चाहिए, साथ में न्याय मिल सके, लोगों को कानून व्यवस्था सही हो, उनकी सुनवाई हो और झूठी एफआईआर ना हो और गिरफ्तार ना हो, साथ में अगर किसान को अपना भला करना है, मजदूर को अपना भला करना है और ये निजीकरण खत्म करना है, ठेका प्रथा खत्म करनी है और साथ में बिजली पानी लोगों को मिल सके, आंगनवाड़ी शिक्षा मित्र और मिड डे मील वालों को उनका हक मिल सके, संविधान के अनुरूप लोगों को उनका प्रतिनिधित्व मिल सके और सीए एनआरसी ये किसी हालत में लागू ना हो सके और ईवीएम रुक सके, तो लोग हमारा साथ दें, हमें वोट दें। और अगर लोगों को लगता है कि धर्म ही उनके लिए सब कुछ है, उसी से उनको ये सब कुछ मिल जाएगा,
तो वो जो फैसला करें करें। हमारा काम केवल लोगों की जिंदगी से मतलब है। ये धर्म की बातों में उलझ के जो असली जीने के मुद्दे हैं, जिंदगी के मुद्दे हैं, उनसे भटकना नहीं। आपने देखा होगा लाशें गड़ी हुई हैं रेत में, गंगा के किनारे, गंगा में लाशें बह रही हैं, 2000 से ज्यादा शव मिले हैं। चील, कौए, गिद्ध खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। ऐसी जिंदगी चाहिए लोगों को, ऐसे धर्म के रक्षक हो चाहिए लोगों को, लोगों की रोजी रोटी खत्म करने वाले धर्म के रक्षक चाहिए लोगों को। अगर चाहिए तो आप उन्हीं को वोट दो, हमें फिर वोट देने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर आपको इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो असली मुद्दे हैं उन पे वोट देनी है तो हमें वोट दो। एक और बात, आपने हर वर्ग को अपने उसमें प्रतिनिधित्व दिया, हर वर्ग की तरफ आपने ध्यान दिया, लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भूल गए। यूपी की ही बात की जाए तो काफ़ी पत्रकारों पर झूठे मुकदमे करे जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा। आपकी पार्टी का क्या व्यूज होगा पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए? देखिए, आपने देखा नहीं, जो हमने बताया है कि हम 50 लाख रोजगार देंगे, सभी खाली पड़े पदों को भरेंगे, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करेंगे, कोरोना में मरने वाले परिवारों के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, जो शिक्षक इस जिला पंचायत चुनाव में जिनकी मौत हो गई, उनकी जो डिमांड है 50 लाख रुपए की, वो प्रति शिक्षक उनको वो देंगे। साथ में शिक्षा मित्रों को दोनों मांगे जो 40,000 रुपए वेतन। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। बिल्कुल मनोज जी, आपकी बात का पूरा जवाब दिया जाएगा, उससे पहले उठेंगे नहीं। और साथ में शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है, उनको सहायक शिक्षक का पद और 40,000 रुपए वेतन वो मिलेगा। आंगनवाड़ियों को 20,000 रुपए पर मंथ, और जो आपके मिड डे मील वर्कर हैं उनको 9,000 रुपए पर मंथ वो मिले। गरीब विधवाओं को, विकलांगों को और बुजुर्गों को पेंशन 3,000 रुपए पर मंथ वो। साथ में चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, शहर का हो, गांव का हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, उन सबको बीए तक, यानी आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन तक एजुकेशन फ्री और समान एजुकेशन मिलेगी, ये व्यवस्था करें। इसी में हमने आगे कहा है कि किसान जो है उसका गन्ना मिल पे तुलते ही तुरंत उसे पेमेंट होगा। ये हमारा काम करने का। और एक इसमें जो लास्ट में है, मैं आपको बताऊं, अब आपकी बात का जवाब मिलेगा कि जिन भी लोगों पर जाति के हिसाब से, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमे किए गए, एफआईआर की गई हैं, उन झूठे मुकदमों को खत्म किया जाएगा, वापस लिया जाएगा और बेगुनाह लोगों को छोड़ा जाएगा। ये पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। और हमें मालूम है कि पत्रकार जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं आज के विषम माहौल में, उनके सामने कितनी दिक्कत है। तो उन पत्रकारों का निश्चित रूप से साथ दिया जाएगा और साथ में कोशिश ये की जाएगी कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले साथी हैं उनको हर तरह का सहयोग मिले। इसलिए हमने बहुत सी चीजें हैं बहुत क्लियर कट के की हैं, क्योंकि सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, किसी एक जाति की नहीं होती, किसी एक धर्म की नहीं होती, शहर या गांव की नहीं होती। सरकार सबकी होती है, चाहे कोई वोट दे या कोई वोट ना दे उसे। तो ईमानदारी की बात यह है कि सबकी जो सरकार होती है सभी के लिए काम करना है, और अगर सरकार ईमानदार है तो सबके लिए काम कर सकती है, उनको अपना हक दे सकती है, बशर्ते ईमानदार हो और काम करने वाली हो, नियत उसकी साफ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, 4 रियासतों के चुनावी जंग लड़ने की तैयारी में। अब देखते हैं आने वाला वक्त इन्हें सत्ता का कितना स्वाद चखाता है।